तो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग काफी समय गर्मी महसूस हो रही है, प्रतिदिन आपको हीट वेव और बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है और आप अपनी गर्मी की छुट्टियां भी इंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ज्योग्राफी की, जिनमें थोड़ा सा कभी कभी होता है कि बच्चे कुछ बेहतर कॉन्सेप्ट उनको समझ में नहीं आती है। और इस सीरीज में मैंने सोचा है कि अभी गर्मी की छुट्टी के दौरान जितना भी हमारे पास समय बचेगा, 1 डेढ़ महीने का, और अगर आप लोगों का रुझान रहा तो इसको आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग शुरू करेंगे एक सीरीज जिसमें हम भूगोल की मौलिक संकल्पनाएं आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसी क्रम में आज का जो पहला टॉपिक है, वो टॉपिक है बड़ा ही रिलेवेंट टॉपिक है, जिसको हम पर डे आजकल प्रतिदिन जब आप सुबह घर उठते होंगे, से लेकर के शाम तक, इवन दिन जहाँ पर बिजली की समस्याएं हैं, वहां पे रात में भी आपको काफी हीट या टेम्परेचर का सामना करना पड़ रहा है। उसी से एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है अल्नीनो, और एक नया शब्द भी आप लोग सुन रहे होंगे अक्सर समाचार पत्रों पे, सुपर अल्नीनो। इसकी क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म क्या है, इसके काजेस क्या है यानी कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या है, और किन किन उपायों का अगर हम अपनाएं तो इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। हम एलिनो को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रभाव है उसको रोक सकते हैं। मैं अनिल कुमार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डीएसएन पीजी कॉलेज उन्नाव में। तो आज हम लोग शार्ट समय में, कम समय में, ग्राफिक्स के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली अलिनो क्या होती है, सुपर अलिनो क्या है, किन किन कारणों से ये होता है, इसके प्रभाव क्या है, और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अलिनो क्या है। अलिनो एक प्राकृतिक जलवायु की घटना है, एक प्राकृतिक जलवायु घटना है जो हमारा जो अर्थ है, हमारा जो ग्लोब है, उसका जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, जो भूमध्य रेखीय रीजन है, और स्पेशली जो हमारा पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, वहां पर उत्पन्न होती है। होता यह है कि जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी आगे एक की स्लाइड में इसको हम और आपको क्लियर करेंगे। अ, अभी हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट समझें। तो इसमें होता क्या है कि एल्निनो में जो समुद्र की सतह है, स्पेशली जो हमारा प्रशांत महासागर है, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये पूरा का पूरा, अगर आप ग्लोब को देखें तो ये पूरा का पूरा जो प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर की जो सतह है, इसका जो सरफेस का टेम्परेचर है, जिसको एसएसटी बोलते हैं, सी सरफेस टेम्परेचर, वो सामान्य से अधिक हो जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि पूरी दुनिया में, स्पेशली इन रीजन्स में, यहाँ पर और यहाँ पर, जो वर्षा का प्रतिरूप होता है, रेनफॉल का जो पैटर्न होता है, उसमें परिवर्तन होता है। तीसरा, जो व्यापारिक हवाएं होती हैं, आपको पता है कि हमारी पृथ्वी के धरातल पर नियतकालिक हवाएं चलती हैं, इनमें से एक महत्वपूर्ण हवा है व्यापारिक हवाएं। इसमें उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवा प्रमुख रूप से है। तो ये व्यापारिक हवाएं क्या होती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं। अगली विशेषता है कि जो समुद्री जीवन है, और स्पेशली उसमें जो है, जो मत्स्य उद्योग है, जो फिशरीज है हमारी पृथ्वी का, वो प्रभावित हो जाता है। और सबसे लास्ट में कि ये जो हमारे पृथ्वी का, जो हमारे ग्लोब का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसको क्या करता है, प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, उसको एनॉमली उसमें पैदा करता है। तो ये इसकी सामान्य सी विशेषताएं हैं अलिनो। आगे क्या है, क्या इसकी मैकेनिज्म है, इसको आगे हम लोग समझेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे सामने ये आपका जो ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागर का चित्र बना हुआ है आपके सामने। ये प्रशांत महासागर है। तो इस प्रशांत महासागर में कुछ क्रियाएं होती हैं, अप वेलिंग और डाउन वेलिंग होता है, तो उसको भी हम आपको आगे समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो एलिनो एक क्लाइमेटिक कंडीशन है, और उस क्लाइमेटिक कंडीशन का जो प्रभाव है, उसको अलिनो इफेक्ट या अलिनो प्रभाव कहा जाता है। तो अगर सामान्य शब्दों में अगर आपसे कोई पूछे, प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी कोई पूछे, तो आपको अगर पूछता है तो आपको ये की बताना है कि अलिनो क्या है। एक जलवायु यानी क्लाइमेटिक
फिनोमिना है। वो क्या है? प्रशांत महासागर में जो गर्म पानी है उसका जो असामान्य फैलाव होता है उसकी प्रक्रिया है। और सामान्य स्थिति में क्या होता है कि जो व्यापारिक हवाएं होती हैं जिसमें स्पेशली उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं होती हैं, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ से व्यापारिक हवाएं ये चलती हैं, ये चलती हैं, और ये व्यापारिक हवाएं क्या करती हैं? पानी को यहाँ जो जो हिंद महासागर का जो सतही जल होता है, प्रशांत महासागर का जो सतही जल होता है उसको पश्चिम की ओर यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तट की ओर धकेलती हैं। और इस कारण क्या होता है कि जो पेरू का तट है, यानी जो दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, उसके ऊपर से समुद्र का जो ठंडा पानी होता है वो ऊपर आता है, इसको अपवेलिंग बोलते हैं। तो यहाँ का जो तट होता है, यहाँ पर धाराएं, यहाँ पर ठंडा टेम्परेचर होता है, यहाँ का जो सी सरफेस होता है उसका टेम्परेचर ठंडा होता है, और जिस कारण यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है, और यही पानी जाकर के यहाँ पर इकट्ठा होता है, यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ा देता है। यानी जो गर्म पानी है जाकर के प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पे जाकर के जमा हो जाता है, और यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में, यानी जो सामान्य स्थिति होती है जिसको दक्षिणी दोलन कहा जाता है, साउदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं, उस स्थिति में यहाँ पर लो टेम्परेचर बनता है। यहाँ पर टेम्परेचर हाई होने की वजह से लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है। ठीक है। फिर दूसरा, इसके बाद ये तो सामान्य स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति में क्या होती है कि किसी कारण से जो व्यापारिक हवाएं होती हैं, यानी जो ट्रेड विंड्स होती हैं, क्या हो जाती? कमजोर हो जाती हैं। यानी ये जो हवाएं चल रही होती हैं कमजोर हो जाती हैं, या उनकी दिशा बदल जाती है। और जब उनकी दिशा बदल हो जाती है, तो जो ये अपवेलिंग हो रहा था पानी का, और ये जो पानी जाकर के यहाँ पर जमा हो रहा था, उसकी प्रक्रिया धीरे धीरे क्या होने लगती है? बाधित होने लगती है, सामान्य स्थिति के विपरीत स्थित हो जाती है। और जब ये स्थिति हो जाती है, तो जो गर्म पानी, यानी जो गर्म पानी यहाँ पर होता है, यहाँ पर ये जो गर्म पानी का क्षेत्र होता है, धीरे धीरे प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से प्रशांत महासागर के पूर्वी किनारे की ओर शिफ्ट होने लगता है। यानी दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट की ओर शिफ्ट होने लगता था। यानी जहां पर हाई टेम्परेचर, यहाँ पर लो टेम्परेचर की वजह से हाई प्रेशर बेल्ट बनी का क्रिएट होती है, उसके स्थान पर यहाँ पर टेम्परेचर क्या होने लगता है? हाई होने लगता है। और प्रेशर बेल्ट, जहां पर आपको पता है कि जहां पर टेम्परेचर हाई होगा वहां पर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगी। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो इसके लिए आपको एक बार पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रकार की थर्मल बेल्ट यानी तापीय पेटियां और कितने प्रकार की जो है वायुदाब पेटियां हैं, एक बार उसको आपको अध्ययन करना पड़ेगा। कोशिश मैं करूंगा कि अगले लेक्चर में मैं आपको प्रेशर बेल्ट और टेम्परेचर बेल्ट के बारे में बताऊं, क्योंकि ये क्लाइमेटोलॉजी का, जलवायु विज्ञान का बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसको बगैर पढ़े हुए आप किसी प्रकार के एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है। फिर चौथी स्थिति में क्या होता है कि जो एलिनो की स्थिति होती है, एलिनो की स्थिति में क्या होता है कि जो गर्म पानी यहाँ पर होता है वो सीधे जाकर के यहाँ पर, यानी पेरू के तट पर, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर जाकर के पहुंच जाता है, और पूरा का पूरा एनॉमली हो जाती है। यानी जो टेम्परेचर यहाँ पर लो रहता है, यानी एसएसटी यानी सी सरफेस टेम्परेचर जहां पर कम रहता है, ठंडे पानी की अपवेलिंग होती रहती है, उसके स्थान पर जो है अब यहाँ पर हाई टेम्परेचर होने लगता है। हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है। लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है तो क्या होता है, मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो अभी मोटा मोटा हम लोग समझते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है। सबसे पहला मुख्य कारण यह है कि जो व्यापारिक हवाएं होती है वो कमजोर हो जाती हैं, उसके कारण होता है। महासागर यानी जो हमारा ओशियन है, शांत महासागर स्पेशली, और उसके और वायुमंडल के बीच जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है उसके कारण होता है। वाकर सर्कुलेशन में बदलाव आ जाता है, वाकर सर्कुलेशन मैं आपको समझाऊंगा आगे। और समुद्र का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है उसमें परिवर्तन आता है। और अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए, अगर टेक्निकली वर्ड में कहा जाए, कि जब प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से में समुद्र का तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक बढ़ जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको अल नीनो कहा जाता है।
सीधे-सीधे आप समझिए कि एल नीनो एक क्या है? एल नीनो एक एटमॉस्फेरिक या क्लाइमेटोलॉजिकल फिनोमिना है, एक वायुमंडलीय या जलवायु परिघटना है, जिसके कारण इसका कारण ये होता है कि जो हमारा प्रशांत महासागर है, उसके दोनों किनारों में जो तप एसएसटी यानी सी सब्सट्रेट टेम्परेचर होता है, समुद्र के तापमान में अनोमली आ जाती है, परिवर्तन आ जाता है। थोड़ा इसको और आगे समझने की कोशिश करेंगे। अभी जो बात मैंने आपको पीछे समझाई, उसी को थोड़ा-सा और हम आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। और इसको समझाने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि सामान्य स्थिति में क्या होता है। सामान्य स्थिति में ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये दक्षिणी अमेरिका है। जब आप ग्लोब उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दक्षिणी अमेरिका है। प्रशांत महासागर के जो पूर्वी किनारा है, वहाँ पर दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है? और ये प्रशांत महासागर का पश्चिमी किनारा है, जिसमें इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है? तो यहाँ पर समुद्र की यानी सतह से लेकर के यानी ये हमारा सी सरफेस है और समुद्र का जो तली है, इसके मध्य एक सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन ये होता है कि यहाँ पर ठंडा पानी जो है ऊपर आता है, जिसको अपवेलिंग बोलते हैं। ये क्यों आता है? क्योंकि ऊपर जो है इसके सतह के ऊपर मजबूत व्यापारिक हवाएं, इनको हम उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं कहते हैं। ये मजदूर व्यापारी हवा मजबूत व्यापारिक हवाएं चल रही होती हैं और व्यापारिक हवाओं की विशेषता ये होती है कि जब समुद्र की सतह से टकराती हैं तो अपने साथ इस जल को बहा करके धीरे धीरे बहाती रहती है और जाकर के इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के तट पे जाकर के जमा करती है। जब यहाँ का पानी खाली होता है, यहाँ का वाटर सरफेस, यहाँ का जल खाली होता है, तो समुद्र की सतह से नीचे से ऊपर की ओर, आप देखिएगा, नीचे से ऊपर की ओर ये जल ऊपर आता है। इसी को बोलते हैं अपवेलिंग। ठंडा पानी ऊपर आता है और लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है और ये सामान्य सी स्थिति होती है। सामान्य सी स्थिति क्या होता है कि ये इसको जो है जनरल सर्कुलेशन या न्यूट्रल कंडीशन कहा जाता है। और ये यानी ये वाला जो हिस्सा है, हिंद प्रशांत महासागर का जो पूर्वी हिस्सा है वो ठंडा होता है और प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी हिस्सा होता है वो गर्म होता है। और इसी से जो है हमारा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन प्रभावित होता है। ये कैसे प्रभावित होता है? आपको पता है कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर कम है, यानी यहाँ पर अगर तापमान कम है सागरी सतह का, तो यहाँ जो अपर एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगी, जिसके ऊपर का जो वायुमंडल होगा, वो क्या होगा? ठंडा होगा। जब ठंडा होगा तो वहां पर हवाएं नीचे उतरेंगी और जब नीचे उतरेंगी तो यहाँ पर क्या होगा? हाई प्रेशर बेल्ट यानी उच्च वायुदाब की स्थिति जनरेट होगी। इसकी तुलना में इस साइड क्या होगा कि यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर सी सरफेस का टेम्परेचर अधिक है। जब सी सरफेस का टेम्परेचर अधिक होगा तो यहाँ पर इसकी जो आसपास की जो वायुमंडलीय, यहाँ पे इसका जो वायुमंडल है वो गर्म होगा और गर्म होगा तो हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी और जब हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी तो यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि हवाएं हमेशा निम्न वायुमंडल में हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। यही कारण होता है कि वेस्टर्न ये जो हमारी व्यापारिक हवाएं होती हैं, यहाँ पर इनका सर्कुलेशन बढ़िया होता है और ये नॉर्मली जो है चलती रहती है। थोड़ा सा अभी मैं आगे भी आपको समझाऊंगा। यही हवाएं जब यहाँ से उच्च वायुदाब यानी जो लो प्रेशर जोन से उठती हैं तो जाकर के अफ्रीका के पश्चिमी तट पे जाकर गिरती हैं और वो जाकर के भारतीय मानसून को बल प्रदान करती है। भारतीय मानसून से इनको आधार प्रदान मिलता है, ताकत मिलती है और भारतीय मानसून जो है अच्छे तरीके से पूरे भारत में उसका मैकेनिज्म, उसका जो या क्रियाविधि होती है, उसको एक पुश प्रेशर मिलता है, पुश प्रेशर मिलता है, जिसके कारण जो है भारत में, पूरे भारत में अच्छी वर्षा होती है। तो ये सामान्य सी स्थिति होती है जिसको हम जो है दक्षिणी दोलन भी कहते हैं। ये असामान्य स्थिति होती है। फिर दूसरी स्थिति में क्या होता है कि ये पूरी की पूरी क्रियाविधि बदल जाती है। जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि यहाँ पर धीरे धीरे जो है व्यापारिक हवाएं, ये ठंडा पानी जो होता है ये ऊपर नहीं आ पाता है। व्यापारिक हवाएं कमजोर हो जाती हैं, उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है और यहाँ पर ठंडे पानी की अपवेलिंग ना होने के कारण जो है ये गर्म का पानी है, जो हॉट वाटर है, धीरे धीरे जो है पूरब की ओर खिसकता है और ये पूरा का पूरा जोन ये क्या बन जाता है? जो कभी ठंडे पानी का क्षेत्र हुआ करता था, अब धीरे धीरे जो है 2 से 4 वर्षों में धीरे धीरे वो जो है गर्म पानी का क्षेत्र बनने लगता है और यहाँ की जो सतह उसका टेम्परेचर सामान्य टेम्परेचर से
अधिक हो जाता है। और जब यहाँ पर टेम्परेचर अधिक हो जाएगा तो जहाँ पर आपको पहले यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो रही थी, वहीं पर अब क्या हो जाएगा, वहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है? तो जब लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगी तो जैसे ही जो हमारा जो सी सरफेस है, जो समुद्र का आंतरिक वाटर सर्कुलेशन है, वैसे ही जो वायुमंडल में भी जो है एयर सर्कुलेशन बदल जाएगा, और ऐसी स्थिति को ही जो है एल नीनो कहा जाता है। अब इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि कहीं पर बाढ़ आती है। बाढ़ कहाँ पर आती है? जिन जिन क्षेत्रों में जो पृथ्वी के धरातल पर मरुस्थलीय क्षेत्र है, जैसे दक्षिण अमेरिका, क्योंकि यहाँ पर हमेशा हाई प्रेशर होता है, आपको पता है उतरती हुई हवा कभी भी वर्षा नहीं करती। तो यहाँ पर कई सारे अमेरिका के पश्चिमी तट पर कई सारे जो है मरुस्थलों का विकास हुआ, जिसमें अटाकामा डेजर्ट है, बहुत सारे डेजर्ट हैं। वहां पर जब यहाँ पर हवा ऊपर उठेगी तो जाहिर सी बात है ठंड ऊपर जाकर के उसका कोरिलेशन होगा, संघनन होगा। संघनन के कारण जो है वो जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होनी चाहिए वहां पर वर्षा होती है, और जहां पर वर्षा होती है, जैसे भारतीय मानसून को यह आधार प्रदान करता है, वहां पर वर्षा होती है। तो वहां पर क्या होता है कि ये प्रेशर ना पहुंचने की वजह से वहां पर उल्टा सर्कुलेशन होने की वजह से वहां की वर्षा कमजोर हो जाती है। दूसरा मैंने बताया कि कहीं पर बाढ़ होता है, कहीं पर वर्षा आती है। जो दुनिया का टेम्परेचर है, जो एनुअल टेम्परेचर होता है वर्ल्ड का, वो बढ़ता है। जैसे इस बार कहा जा रहा है कि सुपर एल नीनो का ईयर है, तो आप फील कर रहे होंगे कि टेम्परेचर भी खूब बढ़ रहा है और लगातार असामान्य वर्षा भी हो रही है। पूरी दुनिया में तूफान और चक्रवात, यानी आपने साइक्लोन के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आगे आपको इसका आंसर करवा रहा हूं। दुनिया में तूफान और चक्रवात की आवृत्ति में बढ़ाई होती है, वृद्धि होती है। कृषि की उत्पादकता में नकारात्मक परिणाम पड़ता है, यानी जो हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है वो लगातार घटता जाता है। कई बार हमारे देश में इसकी वजह से काफी जो है नेशनल इनकम पे भी प्रभाव पड़ता है। भारत के साथ और भी देश इससे प्रभावित होते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इसमें इंडोनेशिया है। तो जो बात मैंने आपको पहले समझाया था कि इंसो का मतलब होता है एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। अगर साउदर्न ऑसिलेशन एक नेचुरल स्टेज में है तो ये एक प्रकृति का संतुलन कायम रखता है। आपने भी मैंने बताया कि ये अगर ये नेचुरल स्टेज में रहता है तो पूरी दुनिया का टेम्परेचर, रेनफॉल का जो पैटर्न होता है वो बेहतर होता है। लेकिन जैसे ही इसमें कोई परिवर्तन आता है, पूरी दुनिया में बहुत सारी समस्याएं, जैसे बाढ़ है, सूखा है, चक्रवातों की आवृत्ति में बदलाव है, यानी उनकी आवृत्ति बढ़ जाती है, तो बहुत सारी समस्याएं होती है, जो आपको भी जब धीरे धीरे जब आप इस लेक्चर के बाद जब और चीजें आप सर्च करोगे तो आपको समझ में आए। तो एक नया शब्द आपको यहाँ पे मिला, लानिना। जो सामान्य स्थिति होती है, यानी जो हमारा जो न्यूट्रल फेज ज्यादा प्रभावी होता है, यानी बिल्कुल अपनी फुल लेंथ पे होता है, तो उसको लानिना कहा जाता है, जिसको जो है कोल्ड स्टेज कहा जाता है, यानी ठंडा चरण कहा जाता है। और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, अधिक वर्षा होती है, यहाँ पर ठंडा पानी ऊपर आता है, और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर मरुस्थलों का विकास होता है, यानी वहां पर वर्षा नहीं होती है। न्यूट्रल स्थिति में व्यापारिक हवाएं सामान्य होती हैं। लानिना में मजबूत व्यापारिक हवाएं होती हैं। इसमें सामान्य वर्षा का पैटर्न होता है, यानी रेगुलर रेनफॉल होती है। समुद्र का तापमान भी स्थायी रहता है, सामान्य रहता है। और एलिनो क्या होता है, उसका हॉट स्टेज है, यानी गर्म चरण है। इसमें व्यापारिक हवाएं कमजोर हो जाती, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो है वर्षा पूरी की ओर फैलता है, अ, वर्ष गर्म पानी पूरी की ओर फैलता है, और जो है दुनिया में टेम्परेचर और रेनफॉल के पैटर्न में परिवर्तन होता है। दक्षिण अमेरिका के आसपास वर्षा होता है, यानी वर्षा होती है। और जहां पर वर्षा हो जाती है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर जो है वर्षा नहीं होती, क्योंकि अब वहां पर जो है टेम्परेचर कम होने की वजह से जो है लो प्रेशर बेल्ट उतना अधिक प्रभावित नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। और ये जो इंसो के जो तीन चक्र हैं, यानी लानिना, न्यूट्रल और एलिनो, ये पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगर न्यूट्रल स्टेज है, सामान्य स्थिति है, तो दुनिया में किसी प्रकार की टेम्परेचर क्लाइमेटिक एनोमली नहीं होती है। लानिना है तो जिन क्षेत्रों में वर्षा होती है उनमें थोड़ी सी ज्यादा वर्षा होती है, तो वहां पर बाढ़ की समस्याएं आती हैं। और एल नीनो अगर है तो वो बहुत ही ज्यादा एडवर्स कंडीशन होती है, और पूरी दुनिया को बहुत सारी समस्याएं देखनी पड़ती है।
जो बात मैंने पहले आपको समझाया था, तो वही बात इस स्लाइड में के भी मामले में जो समझाने की कोशिश की गई है। इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो कि आपको जो मैंने पहले आपको बताया हुआ है, उसी को बिल्कुल एकदम एक-एक पॉइंट टू पॉइंट जो है आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो इसको आप एक बार आप देखिए और आप खुद सोचिए कि जो मैंने अभी आपको बताया है, वो कौन-कौन से फैक्ट है, आपने कितना समझा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा देर इस स्लाइड को दिखाऊँगा और 2 मिनट 1 मिनट के लिए आप अपने आप को आँखों बंद करके इस चीज़ फिगर को देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि वाकर सर्कुलेशन क्या है, ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, एनसो क्या है, सौदा ऑसिलेशन क्या है, हाई प्रेशर क्या है, अपवेलिंग क्या है, गर्म जल का संचय क्षेत्र। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको समस्या आएगी कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएँगे। तो एक बार आप इस जो है लेक्चर को यानी इस स्लाइड को अच्छे से देखिए और बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँगी। मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ को समझाने की या किसी को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूँगा, ताकि अगर मैंने आपको बता दिया तो थोड़ा-सा आपको आपने क्या समझा आप नहीं समझ पाएँगे। एक-एक पॉइंट को पढ़िए और फिर से रिकॉल करिए जो मैंने आपको पहले समझाया। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एल नीनो इम्पोर्टेंट क्यों है? तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि ये केवल समुद्र को गर्म ही नहीं करती है। ये जो एल नीनो का इफ़ेक्ट है, एल नीनो प्रभाव है, बल्कि पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है, वहाँ का जो पूरी दुनिया का अ, वेदर पैटर्न है उसको बदल देता है। और प्रशांत महासागर पूरी हमारी पृथ्वी का एक बड़ा क्षेत्र है और इसमें अगर छोटा-सा भी बदलाव होता है, तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया की क्लाइमेटिक कंडीशन पे, वेदर पैटर्न पे पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ता है कि दुनिया का जो मौसम का जो पैटर्न होता है, जो वेदर पैटर्न होता है, वैश्विक मौसम पैटर्न, उसमें बदलाव आता है। मैंने पहले बताया था कहीं पर सूखा आता है। सूखा कहाँ पे आता है? सूखा आता है ऑस्ट्रेलिया के तट पर, इंडोनेशिया के तट पर। भारी बारिश कहाँ पे होती है? भारी बारिश भारत में भी सूखा का प्रभाव पड़ता है क्योंकि भारतीय मानसून इससे कमजोर हो जाता है। ठीक है? और जो हमारा साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो डेजर्ट है, डेजर्ट में बारिश होती है। हीट वेव आप रोज आपको इस समय भारत सरकार अलर्ट दे रही है कि इतने समय तक इतना टेम्परेचर होगा, कृपया अपने घरों में रहें। बहुत सारी प्रिकॉशनरी गाइडलाइन आपको मिल रही है। ठंड और चक्रवात, लानिना की कंडीशन में ठंड बढ़ जाती है, चक्रवात बढ़ता है। तो ये हमारे हमारा जो वर्ल्ड है, हमारी जो पृथ्वी, हमारा ग्लोब है, ये केवल प्रशांत महासागर का फिनोमिना नहीं है। केवल प्रशांत महासागर के देश इससे प्रभावित नहीं होते, उनके प्रभाव होने के साथ-साथ दुनिया के और भी देशों पे इसका प्रभाव पड़ता है। कृषि उत्पादन पर मैंने बताया कि अगर भारतीय मानसून कमज़ोर होगा, तो भारत की जो कि आपको पता है कि भारत की एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा मानसूनी एग्रीकल्चर और मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। अगर मानसून कमज़ोर होगा, अब जो कि एल नीनो प्रभाव के कारण होता है, तो भारत में कृषि उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा, खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक नुकसान होगा और जब आर्थिक नुकसान होगा तो महँगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। अब आपको शायद पता नहीं कि अगर किसी समुद्र का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है, तो वहाँ पर कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। एक नेचुरल फिनोमेना की वजह से हो जाता है। कहीं पर भयंकर सूखा होता है, तो कहीं पर बाढ़ आती है। फॉरेस्ट फायर यानी जंगलों में आग बढ़ जाती है। अभी आपने कुछ सालों पहले सुना कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भयंकर आग लग गई थी। भारत में हिमाचल और उत्तरांचल के जो है जंगलों में अक्सर आग लगने की घटना के बारे में आप सुनते ही रहते हैं। चक्रवात और तूफान की आवृत्ति में वृद्धि होती है, समुद्री जीवों का नुकसान होता है और कृषि पर नुकसान होता है। तो महत्वपूर्ण ये है कि एल नीनो को समझना, पूरी दुनिया का जो क्लाइमेटिक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो एल नीनो को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसको समझना, उसको निपटने के लिए समय रहते ही तैयारी करना, ये मानवता के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हमने इसको नहीं किया, तो दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी इससे प्रभावित हो जाएगी। महत्वपूर्ण कारण क्या-क्या हैं एल नीनो के, चूँकि अगर आपको इस टॉपिक को पढ़ना है, समझना है, तो इसके क्या-क्या, कौन-कौन से कारण हैं, जिनके कारण जो है हमारी पृथ्वी पर एल नीनो प्रभाव होता है। सबसे पहला मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्यापारिक जो पौने हैं, व्यापारिक पौने
उनका कमजोर। एक बात थोड़ा सा आप, मैंने बताया था पहले ही आपको कि दो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा, अगर आपको क्लाइमेटोलॉजी को समझना है तो आपको दो कॉन्सेप्ट अच्छे समझना पड़ेगा, टेम्परेचर बेल्ट और प्रेशर बेल्ट, यानी ताप पेटियां पृथ्वी के धरातल पर और वायुदाब पेटियां। तो जब आप उनको पढ़ोगे तो आप सुना है कि व्यापारिक पौधे कौन सी पौधे कहाँ से कहाँ तक प्रभावित होती हैं। तो व्यापारिक पौधे कमजोर हो जाती हैं। दूसरा, जो गर्म सतही जल है इसका पूरब की ओर विस्तार हो जाता है, मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। धीरे धीरे जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर से पूर्वी प्रशांत महासागर की ओर, ये देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ से पहले जो गर्म जल का विस्तार यहाँ पर था, ये क्षेत्र पूरा का पूरा गर्म जल का क्षेत्र था। धीरे धीरे जो है ये शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट होते होते जो यहाँ पर कोल्ड वाटर का जो एरिया था, यहाँ पर जो कोल्ड वाटर की अपवेलिंग हो रही थी, वो उसके स्थान पर पूरा का पूरा हॉट वाटर यहाँ पर हो गया। तो इसके कारण होगा क्या, यहाँ पर अगर गर्म जल हो जाएगा तो यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगी। जब लो प्रेशर क्रिएट होगी तो हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी। जब हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। जब वर्षा होनी शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर जो भी मरुस्थलीय क्षेत्र है, उन मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा होगी। यहाँ पर जहाँ पर जितना लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होनी चाहिए थी उतनी क्रिएट नहीं होगी, तो यहाँ पर वर्षा क्या होगी, कम होगी। तो यानी यहाँ ये क्षेत्र जो है सूखे का सामना करेगा और ये क्षेत्र बाढ़ का सामना करेगा। और इसी का प्रभाव भारतीय मानसून पर भी पड़ेगा, क्योंकि यही हवाएं उठ करके जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर आपतित होती हैं, और उस प्रेशर बेल्ट की वजह से भारतीय मानसून मजबूत होता है। संक्षेप में कारण, आप इस पॉइंट को थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा इसको, आपके पास इतना समय है। और इसका परिणाम क्या होगा, पूरी प्रशांत महासागर का समुद्री तापमान बढ़ जाता है, वर्षा का पैटर्न बदल जाता है, विश्व कई हिस्सों में सूखा, बाढ़, तूफान, हीट व फसलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, आपने अल्नीनो के बारे में तो अच्छे से समझ लिया। एक नया शब्द आपको मिला, सुपर अल्नीनो क्या होता है। तो जब अल्नीनो की कंडीशन एडवर्स हो जाती है, यानी जो अल्नीनो का प्रभाव अपनी पराकाष्ठा पर होता है, तो उसको जो है सुपर अल्नीनो। जैसे आपने सुपर मून के बारे में सुना होगा कि जब चंद्रमा अपनी वास्तविक आकृति से थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, उसको सुपर मून बोलते हैं। जैसे सुपर हीरो की बात आपने सुना कि एक हीरो है जो ब्रेव है, लेकिन वो जब स्पेशल पावर के साथ हो जाता है उसको सुपर हीरो बोलते हैं। तो सुपर एलिनो, जब सामान्य एलिनो का जो टेम्परेचर होता है उससे भी अधिक 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है समुद्री सतह का, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सुपर एलिनो बोलते हैं। अभी तक आप पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि कैसे पश्चिम का पानी पूरब की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो उसका वही प्रभाव है, बाढ़ और सूखा, एडवर्स बाढ़ और एडवर्स सूखा, यानी अत्यधिक मात्रा में बाढ़ और अत्यधिक मात्रा में सूखा, हीट वेव, जिसको हम लोग अपने देसी भाषा में लू बोलते हैं। और इन सभी का, इन तीनों का कंपोजिट प्रभाव होता है कि दुनिया में खाद्य संकट होता है। और इन सभी का चारों का कंपोजिट प्रभाव ये होता है कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसमें इम्बैलेंसेज आते हैं, खाद्य संकट आता है, आर्थिक या जिसको बोलते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट, उस पर प्रभाव पड़ता है। एक छोटी सी परेशानी है, छोटा सा टेम्परेचर पर का बदलाव है, और पूरी की पूरी दुनिया का एक, हमारे विश्व की एक बहुत बड़ी आबादी, मतलब की एक बहुत बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है। अब सुपर एलिनो के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं कि है क्या। प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से का तापमान सामान्य यानी एलिनो की तुलना में 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो या और उससे ज्यादा बढ़ जाए, और ये स्थिति कम से कम 6 महीने या उससे अधिक समय तक रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, सुपर एलिनो बोलते हैं। व्यापारिक हवाएं एलिनो में तो कमजोर हो ही जाती हैं, लेकिन सुपर एलिनो में बहुत अधिक कमजोर हो जाए। समुद्र के अंदर की गर्मी, यानी समुद्र का जो टेम्परेचर है, यानी सतह का जो एसएसटी यानी सी सरफेस टेम्परेचर है, समुद्र का जो इंटरनल टेम्परेचर है, वो सामान्य की तुलना में अधिक बढ़ जाए। तो इसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम होता है सुपर एलिनो, जो सामान्य एलिनो की तुलना में ज्यादा मजबूत होता है। देखिए सामान्य एलिनो में ये पूरा का पूरा ये इतना ही क्षेत्र जो है हीट वेव यानी हाई टेम्परेचर से प्रभावित है, और सुपर एलिनो में पूरा का पूरा ये पश्चिमी तट से लेकर के पूर्वी तट का पूरा क्षेत्र जो है किससे प्रभावित है, वो हाई टेम्परेचर से प्रभावित है। तो इसका प्रभाव क्या होता है, सामान्य एलिनो और सुपर एलिनो में अंतर क्या होता है। सामान्य टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है, सुपर एलिनो में 2 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक बढ़ता है। अवधि केवल 2 या 3 महीनों तक ही होती है, कुछ महीनों तक ही होती है। इसकी अवधि
कई महीने तक, 6 महीने या उससे अधिक तक प्रभावित होता है। तीव्रता मध्यम होती है, इसकी तीव्रता बहुत अधिक तीव्र होती है। प्रभाव इसका क्षेत्रीय स्तर पर होता है और ये जब यही क्षेत्रीय प्रभाव लगभग कई लंबे समय तक प्रभावित हो जाता है तो पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव होता है। तो जैसा हमने जो भी प्रभाव अलिनो के हैं, उन्हीं की जब एडवर्स कंडीशन हो जाती है तो उसको सुपर अलिनो बोलते हैं। भयंकर सूखा और गर्मी की लहरें यानी हीट वेव चलती हैं, अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन होता है, चक्रवात और तूफानों की तीव्रता में वृद्धि होती है, कृषि उत्पादन में भारी कमी होती है, वैश्विक तापमान में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी होती है, समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर खतरा होता है। तो ये सभी प्रभाव हैं सुपर एलिनो के हैं। देखते हैं कि कब कब हमारी पृथ्वी के धरातल पर कई बार सवाल पूछा जाता है कि कौन कौन से सुपर एलिनो ईयर्स रहे हैं। तो 1982 और 83 में यहाँ से हम डेटा लेते हैं, पहला सुपर एलिनो आया था, मतलब आया जिसका हमारे पास डेटा हमने लिया है यहाँ पर। हालांकि एलिनो सुपर एलिनो तो मानवता के इतिहास में कई बार आए। तो विश्व भर में भारी बाढ़, सूखा और अरबों डॉलर की आर्थिक क्षति हुई थी और ये क्या था, अत्यधिक शक्तिशाली था। 1997-98 में पूरी हमारे इस क्षेत्र ने एलिनो का प्रभाव देखा और जिसका कारण दक्षिणी अमेरिका में भीषण बाढ़ आई, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भयंकर सूखा आया, जैसे पहले आपको बताया था। और ये क्या था, एक रिकॉर्ड सुपर एलिनो था। 2015-16 में वैश्विक तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि हुई, कृषि एवं जल संसाधनों पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा हुआ और ये अत्यधिक शक्तिशाली था। 2023-24 में वैश्विक गर्मी के नए रिकॉर्ड, चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि एक मजबूत एलिनो था। और वर्तमान में दुनिया भर के जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मौसम विज्ञानी संगठन है, मौसम विज्ञानी संस्थान है, उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि 2026 में और जिसका आपको प्रभाव दिखाई भी पड़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि वैज्ञानिकों के द्वारा जो है कहा गया कि अगर ये प्रभावी रहा तो हमारी पूरी दुनिया में क्या होगा, क्लाइमेटिक इनस्टेबिलिटी, जिसको जो है जलवायु अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। और अभी तक माना जा रहा है कि जो है ये एक सुपर एलिनो है। तो ये एक टाइम लाइन है, लगातार इसकी जो है तीव्रता बढ़ती जा रही है। और अभी तक का जो कुछ डेटा है कि ये 2019, 1982, 83, 97 से 83 और 2015-16, 1997-98 का जो सुपर एलिनो था वो अब तक का सबसे विनाशकारी सुपर एलिनो था। और टेम्परेचर 2 डिग्री या उससे अधिक बढ़ जाता है और ये इतने प्रकार की समस्या, सूखा, बाढ़, हीटवेव, खाद्य संकट, तो ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सा सबसे खतरनाक यानी अब तक का जो सबसे प्रभावशाली, सबसे ज्यादा विनाशकारी सुपर एलिनो था, किन किन ईयर्स में सुपर एलिनो आए, कितना टेम्परेचर बढ़े, सुपर एलिनो और एलिनो में क्या अंतर होता है। तो ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और चूंकि अभी इस टॉपिक को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में छुआ नहीं गया, तो हो सकता है कि आने वाले समय में सुपर एलिनो को एक बड़े ज्योग्राफी भूगोल विषय के और क्लाइमेटोलॉजी के लिए एक बड़े अध्ययन के रूप में लिया जाए। अब एलिनो का प्रभाव हमने अभी देखा है, लेकिन थोड़ा सा इसको और हम माइक्रो लेवल पे देखते हैं। भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत पे सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा कि अगर एलिनो आता है तो भारत में मानसूनी वर्षा क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। क्यों कमजोर हो जाएगी कि जब जो हवाएं अफ्रीका के पश्चिमी तट पर उतर करके भारतीय मानसून को कमजोर कर रही होती और भारतीय मानसून को मजबूत कर रही होती हैं, जिससे कि भारतीय मानसून का मैकेनिज्म बेहतर होता है। वो अगर वहां पर उनकी आवृत्ति या उनकी तीव्रता में कमी आएगी तो भारतीय मानसून को पुशअप फैक्टर नहीं मिलेगा और जब पुशअप फैक्टर नहीं मिलेगा तो भारतीय मानसून कमजोर हो जाएगा और जब भारतीय मानसून कमजोर हो जाएगा तो कई हिस्सों में जो है भारत के कम बारिश होगी, जिसमें जो है जो भारत के जो आंतरिक क्षेत्र के हिस्से हैं और कुछ क्षेत्रों में बाढ़ होगा, क्योंकि जब पुशअप ज्यादा नहीं है, जैसे आपने सुना होगा कि केरला में लगातार मानसून की बारिश हुई, मुंबई में लगातार बारिश हुई, तो उन क्षेत्रों में जो है वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी, सूखा और जल संकट होगा। ऑब्वियसली आपने इसको पहले समझा ही है। कृषि पर असर होगा, पैदावार घटेगी, चक्रवात की यानी हिंद महासागर का जो है चक्रवात है उसकी मात्रा बढ़ेगी,
उसकी संख्या और तीव्रता में वृद्धि होगी और औसत तापमान बढ़ेगा, जिससे जो है हीट वेव और जो भारत का जो सामान्य जनजीवन है उसको जो है अधिक मात्रा में गर्मी महसूस होगी। दक्षिण अमेरिका का जो पेरिक इक्वेडोर है, यहाँ पर क्या होगा, भारी वर्षा और बाढ़ आती है, जिससे यहाँ का जनजीवन और फसलें प्रभावित होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है, पानी की कमी हो जाती है, कृषि और पशुधन प्रभावित होता है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारी वर्षा और बाढ़ से जान माल का नुकसान होता है। अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर वर्षा कम हो जाती है, सूखा और भूखमरी की स्थिति आ जाती है। आमतौर पर उत्तरी अमेरिका का जो दक्षिणी भाग है, सर्दियों में अधिक वर्षा और बाढ़ की स्थिति बन सकती है। समुद्र का तापमान बढ़ता है, जिस समुद्री जीवों की संख्या और उनकी विविधता में कमी आती है। तो आपने देखा कि कितना इसका विनाशकारी प्रभाव है एल नीनो का, और स्पेशली जब एल नीनो का इतना प्रभाव है, तो अगर सुपर एल नीनो आता है तो उसकी तीव्रता में वृद्धि ही होती है। अब भारत में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग थोड़ा सा भारत पे फोकस करते हैं। ये पहले ही बता ही दिया मैंने, क्या है कि उत्तर, आप देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर एल नीनो आता है तो जो उत्तर भारत है, सर्दियों में तापमान बढ़ सकता है, यानी जो सर्दियां हैं उत्तर भारत में, वहां पर टेम्परेचर बढ़ सकता है। पश्चिमी विक्षोभ का अगर प्रभाव कम होगा तो भी उसका नुकसान है हमारे यहाँ। फसलों पर नकारात्मक असर होगा। पूर्वोत्तर भारत में वर्षा के पैटर्न में बदलाव होगा। भूस्खलन और बाढ़ की संभावना में वृद्धि बढ़ सकती है। कृषि और बागवानी प्रभावित हो सकती है। पश्चिमी भारत में कम वर्षा और सूखे की स्थिति आ सकती है। जलाशयों का स्तर घटता है। कृषि और पशुपालन पर असर होता है। पूर्वी भारत में कभी बाढ़ तो कभी सूखे जैसी स्थिति के चरम हालात आ जाते हैं। धान की फसल पर प्रभाव होता है। नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव आता है। दक्षिण भारत में उत्तरी पूर्वी मानसून यानी सर्दियों का मानसून कमजोर हो सकता है। जल संकट और फसल उत्पादन में पर असर होता है, और गर्मियों और आर्द्रता में वृद्धि होती है। तो हमारा जो भारत देश है, जिसकी मानसून और मानसून की वर्षा हमारे यहाँ फसल की यानी कृषि की जीवन रेखा मानी जाती है। तो भारत के जो विभिन्न भाग है, विभिन्न प्रादेशिक क्षेत्र हैं यानी प्रदेश हैं, जो क्लाइमेटिक प्रदेश हैं, उन पे बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। हमें करना क्या चाहिए, तो अभी हम इस पे और डिटेल में चर्चा करेंगे। फ्यूचर में भी अगर कोई ऐसा टॉपिक होगा तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक को आपको पढ़ना, आपको समझने में आज दिक्कत हो रही है, तो आप एक बार यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा। यथासंभव मेरे पास जो भी रिसोर्सेज होंगे, मैं उस टॉपिक पे आपको अधिक जानकारी प्रदान करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।